राजनीति बन गई तवायफ, राजनीति बन गई तवायफ, नेता बने गुलाम। अब तो प्रश्न ये है कि कैसे बचेगा हिंदुस्तान। धन पाकर बोराई दिल्ली, गफलत में इतराई दिल्ली, पृथ्वीराज चौहान की दिल्ली, जहांगीर और सुल्तान की दिल्ली, गांधी और नेहरू की दिल्ली, हर घुटने टेकू की दिल्ली। अरे भगत सिंह सा भाल कहाँ है, लाल बहादुर लाल कहाँ है, बिस्मिल और अशफाक कहाँ है, ऊधम और आज़ाद कहाँ है। बॉस किधर रुपोस हो गया, देश का सारा जोश हो गया। कौन देश के लिए लड़ेगा, कौन देश के लिए मरेगा। और नेताओं में चल रहा बात बात पर जूत, और सबके सर पर चढ़ गया भ्रष्ट चुनावी भूत। क्या बात है। नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दीपावली के पावन पर्व की आप सबको रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा आप सबके परिवारजनों में, पूरे देश प्रदेश में खुशहाली लेके आए और सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां हों। मेरे साथ आज के हमारे खास मेहमान श्रीमान शमशेर क्रांतिकारी जी हैं। आप मैथमेटिक्स के लेक्चरर हैं, सेवानिवृत्त लेक्चरर हैं। माननीय महोदय जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि आपने क्रांतिकारी जिस शेर से हमने आज के इस इंटरव्यू की शुरुआत की, उन्होंने हर चीज़ पर कटाक्ष करने का प्रयास किया, उस राजनीतिक व्यवस्था पर कटाक्ष किया, उन क्रांतिकारी वीर शहीदों को याद किया जिनकी वजह से आज हम इस आज़ादी के माहौल में स्वतंत्र सांसें ले रहे हैं। मैं श्रीमान शमशेर क्रांतिकारी जी से ही जानना चाहता हूँ। सर, आप मैथमेटिक्स के लेक्चरर सेवानिवृत्त रहे हैं। मैथमेटिक्स के ब्रैकेट्स को खोल के आपने कठिन से कठिन समों का हल किया है। तो ये एक अलग सी विधा, कविता की विधा, साहित्य लेखनी की विधा, ये किस प्रकार से आपकी आई, सर बताइए प्लीज़। ऐसा है, मैं गणित का विद्यार्थी रहा हूँ। एक्चुअली के अंदर मैं बहुत से सामाजिक संगठनों से विद्यार्थी जीवन से जुड़ा हुआ रहा हूँ। मैं संपर्क में आया लगभग 1995-96 की बात है ये जी, जहाँ से मेरा ये जो कैरियर जो है आप कह सकते हो जी, चाहे आप इसको गैर राजनीतिक कह लें चाहे राजनीतिक कह लें, जी। मैं संपर्क में आया एक ऐसी शख्सियत के जिसने मेरा जो है मानस पटल ही बदल दिया। क्या बात। और वो थे जी, अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ क्या बात है। और आज़ादी बचाओ आंदोलन के संस्थापक, जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जी, प्रोफेसर बनवारी लाल शर्मा जी। क्या बात है। उनके संपर्क में मैं आया जी, और उनके संपर्क में आने से वास्तव में मुझे पता लगा कि जो 1991 के बाद देश के अंदर जो राजनीति चली है, जी, उसके अंदर भूमंडलीयकरण है, वैश्वीकरण है, निजीकरण है, जी, जो समस्याएं आज हमारे सामने, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, चाहे बैंकिंग क्षेत्र में है, चाहे किसानी क्षेत्र में है, कहीं पर भी है, ये डॉक्टर शर्मा ने यानी कि प्रोफेसर BL शर्मा ने जी, अपने विचारों से उन्होंने जो है ये कह सकते हैं कि पहले ही अवगत करा दिया था कि देश के अंदर जो है अब निगमों का राज चलेगा, यानी कि कंपनियों का राज चलेगा। जी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जी, उस एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को जो है 250 साल तक जी, गुलाम बनाए रखा, उनका मानना था ये। जी, और अब तो हज़ारों हज़ार कंपनियां जी, देश के अंदर आ गई हैं। तो मैं उन लोगों के संपर्क में आया जी, और मैंने ऐसी महान विभूतियों के संपर्क में आने से उनके सानिध्य में तकरीबन मैंने 12-13 साल जो है उनके साथ काम किया। जी, इसके अंदर वहाँ देखता था मैं, इलाहाबाद के अंदर जब राष्ट्रीय सम्मेलन होता था, अलग अलग, वर्धा में भी महाराष्ट्र में होता था, अलग अलग जगह पर होता था, तो मुझे सौभाग्य मिला इलाहाबाद के अंदर स्वराज विद्यापीठ जी, के अंदर जो है उन्होंने एक बार 100 संगठन बुलाए हुए थे। जी, 100 संगठन देश के। जी,
मैं मुख्य तौर से आपको बता देता हूँ। उसके अंदर नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो अध्यक्ष कह लीजिए, संस्थापक कह लीजिए, आंदोलनकारी कह लीजिए, जी। मेधा पाटकर जी थी। जी। स्वामी अग्निवेश वहाँ थे, जो मैं निजी तौर से कभी अखबारों में या न्यूज़ चैनलों में देखता था। जी। तो मुझे भी बड़ी क्या नाम है, ये 2008 की बात है, तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ भाई क्या नाम है, इतने जिन लोगों को मैं अखबारों में देखता था और वो यहाँ पर जो है मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनसे मैं बात कर रहा हूँ। जी। और प्रशांत भूषण जी सीनियर एडवोकेट हैं, जो अन्ना मूवमेंट के अंदर आपने देखा होगा। जी, जी, जी। अन्ना जी ने भी आना था, लेकिन वो पता नहीं किसी वजह से कोई कुछ काम हो गया होगा, जी। यानी किसी कारणों से वो नहीं आ पाए। जी। तो मैं इससे मैं और उत्साहित हुआ, मतलब बहुत उत्साहित हुआ भाई, मैं तो सही दिशा में आ गया हूँ। एक बुद्धिजीवी वर्ग के अंदर जो है मेरा जो है मुझे प्लेटफार्म मिल गया है। जी, जी, जी। तो मैं उन लोगों के संपर्क में आया। ये अरविंद केजरीवाल है जी। ये भी कभी कभार आते थे। फिर हम धरने प्रदर्शन के ऊपर आदिवासियों की समस्याओं को लेकर के स्वामी अग्निवेश जी आते थे, बैठते थे, क्योंकि उनका मजदूर किसान कोई संगठन था, उनका भी वो काम करते थे मजदूरों में, दलितों के लिए उन्होंने काम किया, बड़े मतलब अच्छा काम किया। आप ये IPS जो थी हमारी, जो पहली जो नाम है इनका किरण बेदी जी थी, वो भी आते थे। ये जो है मनीष सिसोदिया जी थे, ये भी मतलब ये जितने ये NGO चलाते थे। राजीव दीक्षित जी, ओह राजीव दीक्षित का ऐसा था कि राजीव दीक्षित भी हमारे जो है बहुत ही वरिष्ठ साथी, हमारे सीनियर साथी रहे हैं। जी। क्योंकि हमारे से पहले, क्योंकि एक ही पाठशाला में से हम निकले हैं। जी। वो थोड़ा पहले पाठशाला में एडमिशन हो गया था, हमारा थोड़ा बाद में हुआ था। राजीव, उस पाठशाला का नाम जानना चाहते हैं दर्शक, जिस पाठशाला के आप विद्यार्थी रहे और क्रांतिकारी विद्यार्थी रहे? हाँ, वो बताऊँ ना मैं आपने। राजीव दीक्षित भी जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो है, यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि एक BTech वगैरह वहाँ करते थे। जी। SKM टेक्नोलॉजी कोई मतलब इंस्टीट्यूट था वहाँ, BTech वगैरह करते थे। वो भी क्या नाम है डॉक्टर शर्मा के संपर्क में आए। जी। और ये मैं कहूँ कि नाम है वहीं से ही राजीव का भी जन्म हुआ। आपने इलाहाबाद का जो आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ से आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन रही? नहीं, मेरा वहाँ से कुछ नहीं रहा। मेरा जो है एकेडमिक रिकॉर्ड, शिक्षा का मेरा वहाँ उससे कोई लेना देना नहीं है। जी। मैं तो बता रहा हूँ मैं आपको कि डॉक्टर शर्मा जो थे वो आज़ादी बचाओ आंदोलन के संस्थापक रहे हैं। ये कह सकते हैं वो अपने आप में एक विश्वविद्यालय थे डॉक्टर साहब? तो एक बहुत जो है विश्वविद्यालय थे वो तो। जी। मैंने बता दिया ना, एक बार मुझे याद भी है उनका कि 1935 से अब उनको अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ की जो है ख्याति प्राप्त हुई। जी। वो एक पेंटागन प्रॉब्लम थी जो कि 1935 से, जबकि डॉक्टर साहब का जन्म भी 1935 में ही हुआ था। जी। यानी कि 1935 से जो समस्या गणितीय समस्या थी। हाँ। एक थ्योरम कह लीजिए, पेंटागन नाम की थ्योरम थी। जी। उसको विषयों के अंदर कोई भी क्या नाम है मैथमेटिशियन हल नहीं कर पाया। हाँ, क्या बात है। अब वो घूम फिर करके जो है उस टाइम पे डॉक्टर साहब जो थे प्रोफेसर थे यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के में, तो वहाँ उनके पास आई। तो उनके पास जब वो आई तो उन्होंने भी 12 साल के अथक प्रयास से उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया, जिसे दुनिया का कोई मैथमेटिशियन नहीं कर पाया। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब ने बहुत गहरी बात कही है कि जिस वर्ष में उनका जन्म हुआ उस वर्ष से वो समस्या थी मैथमेटिक्स की, और उस समस्या को देखो, व्यक्ति का जन्म जिस भी सन में होता है तो आप मान के चलिए कोई ना कोई उस सन से कोई समस्या है, उसको अपने जीवन का आप अगर लक्ष्य बना ले तो निश्चित तौर पर आप देश और विश्व को आप कुछ ना कुछ किसी समस्या का समाधान दे सकते हैं। बतौर जिस प्रकार से प्रेरणा स्रोत आदरणीय डॉक्टर साहब का आपने परिचय दिया कि वास्तव में वो जब जन्म लिया वहीं से जो समस्या थी और इतने वर्ष बाद उस समस्या का पूरे विश्व को समाधान दे पाए। मैं डॉक्टर साहब जानना चाहूँगा, आप क्रांतिकारी विचारों के धनी हैं, चर्चा में थोड़ा रस घोलते हुए चलते हैं, कुछ क्रांतिकारी लाइनों की 2 पंक्तियाँ हमारे दर्शकों को छोड़े चलते हैं। अब क्रांतिकारी पर ही बोल देता हूँ मैं। जी। मेरे जो काव्य गुरु हैं जी, वो तो मैंने बताया कि मेरे आंदोलनकारी गुरु रहे हैं जी। एक और शख्सियत के संपर्क में मैं आया, उनका नाम था प्रोफेसर राजवीर सिंह क्रांतिकारी। क्या जो ये क्रांतिकारी नाम दिया है ये उन्हीं ने दिया।
पीछे। जी, वो बड़े वीर रस के बड़े राष्ट्रीय कवि रहे हैं, क्या बात है। कोई विषय नहीं छोड़ा उन्होंने हम्म, जिसके ऊपर उनकी लेखनी ना चली। जी। तो उनके संपर्क में मैं आया। हम्म, एक बार हम बैठे थे और कोई कविता थी लिखी थी डॉक्टर साहब ने। हम्म, उस कविता का नाम था कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। बड़ी क्या- फेमस कविता क्या थी ये। क्या बात है, उसकी लाइनें प्लीज हमारे साथ। हाँ, तो डॉक्टर साहब ने ये कविता लिखी थी बहुत पहले। जी, एक बार मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई थी जी। कोई 2-4 साल पहले, हम्म, क्योंकि उनकी कविता को किसी ने तोड़ मरोड़ करके वो कर दिया था। तो मैंने जी। डॉक्टर साहब के साथ पास फ़ोन किया, हम्म, माँ जी ऐसे ऐसे कोई देवा ठाकुर नाम की कोई मतलब कोई साध्वी है इधर ही करनाल साइड की, कहाँ के बता रहे थे। उन्होंने मैंने देखा, हम्म, वो बोले उसको तुरंत नोटिस भेजो। हम्म, ऐसे कैसे क्या नाम है कविताओं के अंदर तोड़ फोड़ कर देगी। मानिए कोई नहीं डॉक्टर साहब, मैं उनसे बात करूँगा या मैं उसको संभाल लूँगा मैं। जी। तो उन्होंने कविता थी के नाम उनकी जो है था, और ये कविता आपको बता दूं विभिन्न संगठनों के लोग, हम्म, यहाँ तक कि भी उन्होंने मुझे बताया कि इस कविता को हम्म, जब आरएसएस के नरेंद्र भाई मोदी जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी इस कविता को बोला है। यानी कि जब ये आरएसएस के कोई प्रमुख वगैरह रहे होंगे, जी। इस साइड के हरियाणा के होंगे, जी। उत्तर प्रदेश पंजाब वगैरह के होंगे, जी। जब ये आरएसएस के अंदर थे तो ये भी कविता उन्होंने बोली थी, और वो थी कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं। जी, तो इसकी एक दो पंक्ति, जी, ये जी। डॉक्टर साहब की पंक्तियां हैं ये बिल्कुल, मेरी। बिल्कुल। उन्होंने लिखा था एक, वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी कविता है यार, जी, जी। मैं एक ही छंद जी, उठाऊंगा जी, जी, जिसके अंदर कंपैरिजन होता है। जी। डॉक्टर साहब उस टाइम पे पाकिस्तान की जो राष्ट्रपति थी वो बेनजीर भुट्टो थी। उस टाइम पे, जी। जिस टाइम पे ये डॉक्टर कविता साहब का ने रचना लिखी। नहीं रचना तो पहले भी लिखी हुई थी, जी। वो बदलते रहते थे। जी, जो भी प्रधानमंत्री आ वहाँ एक अपना अलग से छंद वगैरह उसके अंदर लगा दिया गया। जी, जी। लेकिन वो छंद लगाए हुए काफ़ी जो है उसके अंदर मतलब उसने लगाया। तो उस टाइम पर रोहतक के अंदर थे, वो पढ़ रहे थे इस कविता को नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की जयंती के ऊपर, जी। 23 जनवरी को जो है। जी, तो वहाँ पर था कि बेनज़ीर तू बेनज़ीर, प्रधानमंत्री को वहाँ की जो थी जी। उनको कहा था कि बेनज़ीर तू बेनज़ीर चालों पे चाल चलाती हो, जब हर मोरा पिट जाता है तुम अमन के जाल बिछाती हो, अपनी सत्ता की खातिर तुम भाई को कैद करा चलवा सकती, अरे तुम जच्चा घर में रहती हो सरहद पर जाना क्या जानो, तुम युद्ध युद्ध चिल्लाती हो तुम युद्ध रचाना क्या जानो, तुम केवल भाषण कर सकती हथियार चलाना क्या जानो, तुम बेमौत मर सकती हो हथियार चलाना क्या जानो, तुमको दफनाने को कोई कब्रिस्तान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। जी, बहुत उम्दा। ये उन्होंने लिखा। जी, उसके बाद उन्होंने एक जगह कहा, जब ये पढ़ रहे थे मैं बोला मैं डॉक्टर साहब गुरु जी जी। ये तो बहुत के नाम है, बेनजीर उमर चुकी है, ये बात 1999 में की है, कारगिल युद्ध छिड़ा हुआ था। जी। अब छोड़िए इसको और छंद बनाइए आप। तो बोले आप बना सकते हो, आप बना ना गुरु जी मेरे पास इतनी ताकत कहाँ है, हाँ। मैं कैसे बना सकता, नहीं आप बनाएंगे, जी। आप लिखेंगे, ठीक मैं कर दूँगा। जी, बड़े जो है उत्तर प्रदेश के थे, बड़े आप जानते हो टोरे वाले आदमी होते हैं। जी, जी, जी। तो मैंने लिखा, मैंने मतलब मैंने दिखाया उनको, जी, और मैंने लिखा कारगिल का युद्ध होता जी। ये कि मियाँ मुशर्रफ तुम क्या समझो इस भारत की हस्ती को, क्या बात है। मियाँ मुशर्रफ तुम क्या समझो इस भारत की हस्ती को, बस्ती बस्ती मस्ती मस्ती इसकी वतन परस्ती को, भूल गए तुम कारगिल में तुमने कितनी बमबारी की, अरे 2 बरस भी हुए 2 महीने भी हुए नहीं ऐसी दुर्गति तुम्हारी की, चारों ओर आग की लपटे धुआं धुआं उड़ा दिया, लाशें तक भी उठा न पाए सफेद झंडा दिखा दिया, अरे लाश तुम्हारी कफन हमारे हमने उनको दफन किया, क्योंकि हम इंसान हैं हमने इंसानों का कर्म किया, क्या बात? लेकिन तुमने तो लाशों से इतनी क्रूर जलालत की, अरे अंग भंग कर डाला
क्या बस से बदतर हालत की, तुमको दफनाने को कोई कब्रिस्तान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये उनके शिष्य हाँ, ये शमशेर क्रांतिकारी जी के शब्द थे। नहीं, उन्होंने ठीक किया था, मैं तो उन्हीं को कहता हूँ। जी जी। मैंने तो एक विचारधारा दी थी, उन्हीं को करके इन्होंने जो है कि ना अल्लाह बेटे तो ज़रूर मेरा नाम के नाम है, मतलब वो करेगा। मेरी आज तक कविताएं पढ़ने वाला कोई हुआ नहीं है। जी। शमशेर क्रांतिकारी जी, आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव है आपका। वर्तमान स्थिति में शिक्षा और न्याय व्यवस्था, क्योंकि आपकी जो लेखक होता है वो स्वतंत्र होता है, उसकी लेखनी की यही एक खासियत है कि वो अपने शब्दों के से हर चीज़ पर कटाक्ष कर सकता है। तो शिक्षा का जो वर्तमान स्थिति और न्याय व्यवस्था, उसके ऊपर अपनी चंद लाइनें। जी देखिए, न्याय व्यवस्था है, बस न्याय व्यवस्था नाम की है। बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है, हमने पढ़ा भी है कि कोर्ट कचहरी के अंदर सब ने पता है क्या होता है। जी। कोर्ट कचहरियों के अंदर दरवाजे से लेकर वहाँ की दीवारें पैसा मांगती हैं, और फिर भी गारंटी। गरीब का तो मतलब ही नहीं है कि कोर्ट के अंदर वो न्याय व्यवस्था के लिए चले जाए। जी। इसके ऊपर लिखा है थोड़ा मैंने जी कि न्यायालय के आंगन में, जो न्यायालय है, कोर्ट जिसको आप बोल देते हैं, कि न्यायालय के आंगन में अन्याय न्याय को छलता है। क्या बात है। और ऊपर से लेकर नीचे तक नोटों का जादू चलता है। अस्पताल के प्रांगण में, अस्पताल भी नहीं बचे हुए हैं, हर पर कटाक्ष करने का मेरा जो है एक अनुभव रहा है जी। कि न्यायालय के आंगन में अन्याय न्याय को छलता है, नीचे से लेकर ऊपर तक नोटों का जादू चलता है। अस्पताल के प्रांगण में मरकट जैसी खामोशी है, हर गरीब की लूटपाट अबला की जिस्म फिरोसी है, और क्रूर वासना रास रचाती, शिक्षा भी नहीं बची, क्रूर वासना रास रचाती शिक्षा के सावन में। अरे नैतिकता की लाश पड़ी है नैतिकता के आंगन में, और खुलेआम चौराहों पर रिश्वत का डंका बजता है। भारत का कार्यालय मुझे रावण की लंका लगता है, और न्याय मांगने लगे लोग अब हिंसा की परिपाटी से, कभी पंजे की पंचायत से या भारतीय जनता पार्टी से। इधर दौड़ रहे हैं, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, इधर अब बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, कभी कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस को जा रहे हैं। अरे कोई थर्ड भी तो ले लो, थर्ड मोर्चा भी ले लो भाई, और भी तो लोग होंगे जी। और किस भाई, लूट तो है ही। एक तीसरा, जब दो लूट रहे हैं हमारे को 66-67 सालों से, एक तीसरा आकर के लूट जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? लूटना इसने भी है, लूटना तो पहली सरकार ने भी है जो कांग्रेस की सरकार है, लूटना भाजपा ने भी है। अरे एक तीसरे को ही मौका दे दो भाई, उसको भी देख लो, काम सही करा तो राख लिया, नहीं तो थोड़ा बहुत लूट कर वो चला जाएगा। ये तो के नाम भारत देश है, यहाँ तो के नाम है दुनिया भर के नाम है, पता नहीं कौन कौन आए यहाँ पर, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, अंग्रेज आए, पता नहीं क्या क्या आया, वे भी लूट कर चले जाएंगे, तीसरे और मौका दे दो। तो नया मोर्चे की ज़रूरत है। क्रांतिकारी जी, जिस प्रकार से वर्तमान स्थिति पे भी आपने बहुत गहरा कटाक्ष किया है, जो युवा आज जो हमारी भविष्य है देश का, उन युवाओं के लिए आपका प्रेरणादायक संबोधन क्या हुआ ताकि वो अपने जीवन में सफल हो पाएँ, और वो जो उनके जिम्मेवारियां हैं, उनके कर्तव्य हैं, जो माँ बाप के प्रति, समाज के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, उनका अच्छे से निर्वहन कर पाएँ, उस बारे में मार्गदर्शन करें। मैं बताता हूँ, मुझे ध्यान नहीं जी। मैं इधर इलाहाबाद साइड के अंदर गया, बता जो सवाल आपने मेरे से किया था जी, थोड़ा शौक़ मुझे भी था पत्रकारिता का काफ़ी साल पहले, और मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा अखबारी उस पर था, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो मैंने यही सवाल जो आपने आज मेरे से किया है, मैंने किसी से किया था जी। और वो जो है लेखक थे, अब मुझे ध्यान नहीं आ रही है, बहुत बड़े लेखक थे जी। और मैं उनसे मिला था, माँ जी आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा था, उस महान विभूति ने कहा था कि युवा है कहाँ, युवा है कहाँ जिसको संदेश दिया जाए। क्या बात है। तो उन्हीं के शब्द उधारे लेकर के मैं कहता हूँ जी, जो मेरे को जवाब मिला था मैं वही जवाब दे रहा हूँ जी, कि युवा है कहाँ। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि हमारे पास युवा नहीं। मैं बताता हूँ ना कहाँ है युवा जी।
इसके ऊपर तभी तो लिखे गए। जी। ये नहीं है कि भगत सिंह आज नहीं है, राजगुरु सुखदेव अशफाकुल्ला खां आज नहीं, आज भी हैं, लेकिन कहाँ है वे मैं बताता हूँ। जी बताइए प्लीज। भगत सिंह गलियों में खोया, भगत सिंह गलियों में खोया, बिस्मिल खोया महलों में। भगत सिंह गलियों में खोया, बिस्मिल खोया महलों में, ऊधम और अशफाक खो दिए अट्ठे नैले दैलों में, और मार दिया जिंदा सुभाष सियासत की कुटिल प्रपंचों ने, और भुला दिया आजाद सूरमा राजनीति के मंचों ने। और जन्मी नहीं लक्ष्मीबाई, जन्मी नहीं लक्ष्मीबाई आजादी की माटी ने, अरे संसद में फूलन भिजवा दी, पर चंबल की घाटी में, अरे चंबल में तो रही सुरक्षित, पर दिल्ली में हार गई, और सियासत की गुमनाम गोलियां उस फूलन को मार गई। और इतने पर भी देश की सेना लिए तिरंगा हाथों में, डटी हुई है सीमाओं पर लहू लगाकर माथों में। अरे युद्ध हमेशा जीते हमने, युद्ध हमेशा जीते हमने, समझौतों में हार गए। हम गैरों से नहीं मरे पर अपने हमको मार गए। क्यों? देशद्रोहियों गद्दारों को सबक सिखाना भूल गए। सब कुछ बना लिया हमने पर देश बनाना भूल गए। ये बात है। वो फूलन देवी, लोग उसको डकैत कहते हैं, मैं डकैत नहीं करता, मैं उनको कहता हूँ वो देवी थी। क्या बात है? वो एक देवी थी जिसने अपने शरीर के ऊपर भोगा है उन लोगों को जी, उसको डकैत घोषित कर दिया। अरे वो फूलन देवी बागी, तो मैं मान लिया बागी थी, बगावत की थी, और क्या करेगी समाज से जी। और मत हिम्मत मान, तो मैं सैल्यूट करता हूँ फूलन देवी को जी। अगर उसने जो है, जब उसको न्याय नहीं मिला तो वो जंगलों में उतर गई, चंबल की घाटी में। अभी पंक्तियों के माध्यम से आपको बताया जी जी जी। तो ऐसी वीर गणनाओं को मैं सैल्यूट करता हूँ। लोग चाहे कुछ भी करें, जी। मैं आज भी वही फूलन देवी, चंबल में कोई पकड़ पाया उसको? जी नहीं। बागी थी, नहीं पकड़ पाया। जब वो एमपी बन करके राजनीति में आई, दिल्ली के अंदर मार दी। जी। दलित महिला थी ना, दलित थी ना जी, नहीं क्या नाम है, नहीं रास आया और उसको मार दिया जी। तो मैं तो यही बात करता हूँ कि दलित महिला हो, और दलित हो चाहे दलित भी ना हो, महिला तो महिला है, हम उसका सम्मान करते हैं जी। मैं तो सम्मान करता हूँ, हर महिला का सम्मान करता हूँ। माननीय शमशेर जी, अंतिम निवेदन, अपने भारतवर्ष का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली का पावन पर्व आ रहा है। आज के दिन दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को, रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार की तरफ से। हम चाहते हैं दर्शक इस दीपावली, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनके आदर्शों को देखते हुए लोग सोचते हैं कि उनका जीवन भी इसी प्रकार से दोबारा से राम राज्य कुछ ऐसा आ जाए, उसकी परिकल्पना करने की सोचते हैं। उस पर जाते जाते दो लाइनें कहते चलें, दर्शकों को छोड़े चलें जी। अरे भाई, बात ये है जी, राम राज्य जी, जितने भी हमारे देश के शहीद हुए हैं क्रांतिवीर, उन्होंने जो है नदी पर, गंगा नदी के ऊपर खड़े होकर सौगंध उठाई थी। देखिए उसमें ही आलेगा ये जी, कि गंगा की सौगंध उठाकर, गंगा की सौगंध उठाकर हमने शोणित दान किया। शोणित खून, ब्लड जी। शोणित मान होता खून जी, लहू जी। गंगा की सौगंध उठाकर हमने शोणित दान किया, तुमने गंगा मैली कर दी, महान निकम्मा काम किया। अरे राम राज्य का सपना देखा हमने सपनों के अंदर। ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए जो दिवाली के ऊपर मैं बोल रहा हूँ जी, कि राम राज्य का सपना देखा हमने सपनों के अंदर, तुमने रावण राज्य दिया, इस देश को लूटा जी भरकर, और हमने अपनी जान गंवा दी मगर तिरंगा झुका नहीं, और तुमने ऐसी जगह न छोड़ी जहां तिरंगा फूका नहीं। ये मैं राजनेताओं को कहना चाह रहा हूं जी, जी, जी। अरे देश का प्रधानमंत्री गर्मी है, यहाँ तिरंगे है, यहाँ ये तिरंगा है, वो पसीना पूछता रहा भाई। देश का प्रधानमंत्री मैंने देखा है, टीवी पर देखा है मैंने, तिरंगे का अपमान होते हुए मैंने देखा है।
और उन लोगों ने तिरंगे के लिए कि हमने अपनी जान लुटा दी मगर तिरंगा झुका नहीं। आज सैनिकों सरहदों के ऊपर देख रहे होगे, एक सैनिक मर जाता है लेकिन तिरंगा ज़मीन पर नहीं लगने देता। और मैंने देश के राजनेताओं को देखा है, तिरंगे को कुचलते हुए देखा है, ज़मीन पर पड़े हुए उनके ऊपर चलता हुआ देखा, पसीना पोंछते हुए मैंने देश के प्रधानमंत्री को देखा है। इसलिए मैंने ये पंक्तियाँ लिखी हैं कि हमने अपनी जान गंवा दी मगर तिरंगा झुका नहीं, तुमने ऐसी जगह न छोड़ी जहाँ तिरंगा फूका नहीं। तो ये जो है मैं राजनेताओं को भी कहना चाहता हूँ, अगर तिरंगे का सम्मान करिए।